फरवरी 2026। सोचिए, अचानक जैसे पूरा का पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में घिर गया हो। अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों एक ऐसे सैन्य टकराव में उलझ गए जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की असल कहानी क्या थी। और इस सैन्य अभियान का जो ऑफिशियल कारण बताया गया, वो सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया। उनके इस एक बयान ने एक ऐसे ऑपरेशन की नींव रखी जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या ये सच में उतना ही अचानक था जितना ऊपर से दिख रहा था। ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद की तबाही दिखा रही है। नतान्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ का प्राइमरी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकअप जनरेटर्स, अरे यहाँ तक कि स्टीम पाइप तक उड़ा दिए गए। मतलब ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स को गिराना नहीं था, ये ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी पर सीधा हमला था। लेकिन देखिए, कोई भी इतना बड़ा संघर्ष ना रातों रात पैदा नहीं होता। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। तो आइए अब पीछे चलकर देखते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की नाकामी ने इस जंग का रास्ता खोल दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तनाव तो महीनों से सुलग रहा था। जून 2025 का वो 12 डेज वॉर युद्ध तो बस एक ट्रेलर जैसा था। फरवरी 2026 आते आते हालात ऐसे थे कि डिप्लोमेसी और धमकियों के बीच एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर दुनिया चल रही थी। और फिर 27 फरवरी जब बातचीत टूट गई तो शांति की वो जो आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी खत्म हो गई। तो चलिए अब उस ऑपरेशन की डिटेल्स में चलते हैं जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इसके लक्ष्य क्या थे और क्या ईरान इसके लिए तैयार था? इस हमले के इरादे बहुत बड़े थे। ये सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने तक सीमित नहीं था। नहीं, टारगेट था उसकी नौसेना को डुबोना, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ना और यहाँ तक कि सीधे सीधे ईरानी लोगों को उकसाना कि अपनी सरकार पर कब्जा कर लो। ये सिर्फ ईरान को कमजोर करने की बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे वहाँ की सरकार को ही बदलने की एक खुली कोशिश थी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। ऐसा नहीं था कि ईरान इस हमले से बिल्कुल अनजान था। ये तस्वीरें देखिए, इनसे साफ पता चलता है कि वे महीनों से तैयारी कर रहे थे। नई नई सुरक्षा दीवारें बना रहे थे, सुरंगों के दरवाजे और मजबूत कर रहे थे। मतलब साफ है, उन्हें अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और ये हमला सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीनों पर नहीं था, ये ईरान की लीडरशिप पर एक सीधा हमला था। IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और रक्षा मंत्री अमीर नासरजादे, इतने बड़े बड़े नामों का मारा जाना ये दिखाता है कि मकसद ईरान के कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बेकार कर देना था। लेकिन ईरान चुपचाप बैठकर ये सब देखने वाला नहीं था। उनका जवाब आया, और ऐसा आया जो बहुत तेज था, जबरदस्त था और जिसकी गूंज पूरे इलाके में महसूस की गई। और ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि कैसे। देखिए, ईरान की जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकती हैं। इसका सीधा मतलब था कि वो सारे देश जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वो सब उनकी जद में थे, और उन्होंने इन ठिकानों को निशाना बनाया भी। ये जवाबी हमला सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुका। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में उन सभी देशों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे जहां जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। ये एक बहुत ही साफ और खतरनाक मैसेज था। अगर हम पर हमला होता है तो पूरा का पूरा इलाका इसकी कीमत चुकाएगा। और जैसा कि हर जंग में होता है, इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी आम लोगों को। ईरानी स्टेट मीडिया का ये दावा कि मिनाब में एक हवाई हमले में 60 से ज़्यादा छात्र मारे गए, ये इस बढ़ते टकराव की भयानक इंसानी कीमत की एक दर्दनाक याद दिलाता है। अब बात करते हैं लड़ाई के तरीके की। ये कोई पारंपरिक जंग नहीं थी, ये टकराव कहीं आगे का था। इसे आधुनिक तरीकों और टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा था, जिसे कहते हैं असममित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां दो पक्षों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क हो। इसे आप आज के ज़माने की डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ गुलेल की जगह ले ली है ड्रोन्स ने, क्रूज मिसाइलों ने और साइबर हथियारों ने। यहाँ मुद्दा ये नहीं होता कि किसके पास सबसे बड़े हथियार हैं, बल्कि ये होता है कि कौन अपनी ताकत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा चतुराई से करता है। तो सवाल ये है कि ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को आखिर भेदा कैसे। उनकी रणनीति आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बटी थी। पहला कदम, उन्होंने दुश्मन के रडार को कंफ्यूज करने के लिए ड्रोन्स और मिसाइलों का एक झुंड भेजा,
एक छलावे की तरह। दूसरा कदम, जब डिफेंस सिस्टम इस झुंड से निपटने में उलझा हुआ था, तब उन्होंने चुपके से रडार की नीचे से उड़ने वाली क्रूज मिसाइलें दाग दी। और आखिर में तीसरा कदम, उन्होंने एक साथ इतनी मिसाइलें बरसाईं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक ही नहीं पाया, वो ओवरलोड हो गया। और लड़ाई का मैदान सिर्फ जमीन और आसमान तक ही सीमित नहीं था, ये साइबर स्पेस में भी लड़ी गई। यहाँ एआई का इस्तेमाल करके मिलिट्री ठिकानों के बजाय आम नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसे कि बिजली ग्रिड, अस्पताल और बैंक। इसका मकसद सिर्फ सिस्टम खराब करना नहीं था, बल्कि पूरे देश में डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा करना था। अब जाहिर सी बात है, इतनी तेजी से बढ़ते संकट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यानी बाकी दुनिया ने, इस पर कैसा रिएक्शन दिया। बस एक पल के लिए सोचिए, कोई एयरपोर्ट पर है और अचानक सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। बस यही हुआ हजारों लाखों लोगों के साथ जब मिडिल ईस्ट के देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये एक सीधी चेतावनी थी कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में एक इलाके का संघर्ष भी पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। और इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा था? वहां दुनिया की बड़ी ताकतें पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ चीन और रूस थे, जो अमेरिका इजराइल हमले की निंदा कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन थे, जो ईरान के जवाबी हमलों की निंदा कर रहे थे। नतीजा क्या निकला? एक डिप्लोमैटिक डेडलॉक। मतलब कोई भी देश एक कॉमन सॉल्यूशन पर सहमत नहीं हो सका और दुनिया बस देखती रह गई। और इसी बीच वो देश जो इस आग की सीधी चपेट में थे, वो तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जैसे बहरीन, जो खुद ईरानी मिसाइलों का निशाना बना था, उसने दुनिया से गुहार लगाई कि इन हमलों को रोकने के लिए फौरन कुछ किया जाना चाहिए। और ये सब हमें इस संकट के केंद्र में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और जब सैन्य बल का जवाब सिर्फ बल से दिया जाता है, तो फिर शांति के लिए आखिर कौन सा रास्ता बचता है?